हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा विषय है वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द गुप्त पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रोम के बीच जो व्यापार है वो सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक जो बहुत ही क्लोज ट्रेड रिलेशन हमारे उनके बीच दिखलाई देते हैं। किंतु थर्ड सेंचुरी एडी के लास्ट फेज के आते आते जब कुषाण साम्राज्य का उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य का पतन हो रहा था और दक्षिण भारत में जो है सातवाहनों का पतन हो रहा था, और लगभग उसी समय रोम साम्राज्य की ओर से भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार पर कुछ आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में भी हमें सूचनाएं दिखलाई देती हैं, जिनका असर जो है नगरीय केंद्रों और उनमें रहने वाले शिल्पियों और व्यापारियों के ऊपर हमें दिखलाई देता है। कुषाणों के और सातवाहनों के पतन के पश्चात संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हमें अनेक छोटे छोटे राज्यों से संबंधित उल्लेख भी प्राप्त होते हैं, और कुषाणों एवं सातवाहनों के पतन के पश्चात जो वैक्यूम हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में, वो जो है गुप्तों के उत्थान के साथ ही वो समाप्त हुआ। लगभग 500 वर्षों के पश्चात जो आर्यावर्त है, यानी कि संपूर्ण जो उत्तर भारत है, वो एक नए आयाम को प्राप्त करता है। और जब गुप्त शासक जो है शासन करते हैं तो संपूर्ण उत्तर भारत को वो एक सूत्र में पिरोते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, तथा इस काल में हमें मॉरल, इंटेलेक्चुअल तथा मेटलिस्टिक लाइफ स्टाइल में हमें अनेक जो है परिवर्तन जो है दिखलाई देते हैं। इस मैप में आप गुप्त साम्राज्य को देख सकते हैं। ये जो डार्क ब्लू पोर्शन आपको दिखलाई दे रहा है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का के द्वारा स्थापित राज्य था। एंड ये जो संपूर्ण क्षेत्र दिखलाई दे रहा है आपको, समुद्रगुप्त के द्वारा जो है साम्राज्य जो स्थापित किया गया तो उसके बारे में है। और लाइट ब्लू कलर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो गुजरात के शकों को पराजित कर जो है क्षेत्र को अधिकार में किए जाने का विवरण दिखाता है। गुप्त साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं हमें धर्म साहित्यिक साक्ष्यों के द्वारा, अभिलेखीय साक्ष्यों के द्वारा, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा मुद्राओं के द्वारा प्राप्त होती हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में धर्मशास्त्र, पुराण, स्मृति, महाभारत प्रमुख है। अभिलेखीय साक्ष्यों में मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख तथा कुछ राजकीय भूदान से संबंधित अभिलेख महत्वपूर्ण है, जिनसे हमें उस काल की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में चीनी यात्री फाहियान का विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हमें अनेकों पश्चिमी देशों के ग्रंथों से भी भारत के गुप्तकालीन आर्थिक इतिहास के बारे में सूचना प्राप्त होती है, जिसमें क्रिश्चियन टोपोग्राफी, जिसके लेखक थे कॉस्मास, ला डाइजेस्ट रिटन बाय जस्टिनियन एंड बेजेंटाइन मेडिकल ट्रीज भी महत्वपूर्ण है। क्वाइंस में जो महत्वपूर्ण है जो है गुप्त किंग्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू करने की क्रेडिट है वो गुप्त शासकों को दिया जाता है।
और गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था। इसके अतिरिक्त गुप्त शासकों ने सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे। इस काल गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसके प्रमुख जो विशेषताओं की बात करें तो इस काल में हमें लोकल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पाद हैं उनकी उसमें स्थानीयता दिखलाई देती है, यानी कि अनेकों ऐसे केंद्र हमें दिखलाई देते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन किए जा रहे थे। इसके अलावा पार्शियल फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के आरंभिक स्वरूप की प्राप्ति हमें इसी काल में सर्वप्रथम दिखलाई देती है। एंड कृषि योग्य भूमि का दान भी इस काल की एक प्रमुख जो है विशेषता दिखलाई देती है, और ये कृषि योग्य भूमि का दान मुख्य रूप से ब्राह्मण और मंदिरों को किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें भी वेतन अथवा सैलरी के एवज में भूदान किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त इस काल में कर अदा करने वाले लोगों की संख्या में हमें गिरावट दिखलाई देती है, जिसकी पुष्टि फायान के विवरण से भी होती है। इस काल के प्रमुख आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो हमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से दिखलाई देता है एग्रीकल्चर और शिल्प एवं ट्रेड एंड कॉमर्स। ये तीन महत्वपूर्ण अंग हमें दिखलाई देते हैं इस काल के आर्थिक गतिविधियों में। सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है इस काल में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित हमें दिखलाई देती है, और कालिदास के ग्रंथों से हमें इस काल में उत्पादित प्रमुख फसलों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती, जैसे वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मस्टर्ड, शुगर केन इत्यादि। कॉटन भी महत्वपूर्ण एक प्रोड्यूस था। इसके अतिरिक्त जो है जो सिंचाई के लिए मुख्य रूप से रेन यानी वर्षा के जल पर निर्भर थे, तथा इसके अतिरिक्त वाटर टैंक्स, वेल्स, लेक्स एंड का भी प्रयोग जो है इरिगेशन के लिए किया जा रहा था। राज्य के द्वारा जो है इरिगेशन सिंचाई को महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया गया था। स्कंदगुप्त के काल में जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी पुष्टि होती है। स्कंदगुप्त के काल में जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण का साक्ष्य हमें 455 ईस्वी के आसपास में पुनर्निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि उसके स्थानीय गवर्नर चक्रपालित के द्वारा जो है सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण करवाया गया था। सुदर्शन लेक वही लेक है जिसका सर्वप्रथम निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तथा पुनः शक सम्राट रुद्रदामन के शासन काल में भी यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है जो स्थानीय जो अधिकारी थे वो आर्थिक गतिविधियों में उनका हस्तक्षेप इस काल में हमें बढ़ता हुआ दिखलाई देता है, और जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण थे, उनका जो रोल है वो कम होता दिखलाई देता है। और इस काल में हमें ग्रंथों में एवं अभिलेखों में एक नए शब्दावली का प्रयोग दिखलाई देता है जिसे हम विष्टि कहते हैं। विष्टि का अर्थ होता है फोर्स लेबर, यानी कि किसी भी किसान या किसी भी व्यक्ति या लेबर को विदाउट एनी पे एनीथिंग जब हम कोई कार्य करवाते थे, यानी जबरदस्ती किसी से कार्य करवाना विष्टि कहलाता था। और ये इस काल की एक प्रमुख व्यवस्था के रूप में हमें दिखलाई देती है। इवन इरिगेशन बिकम अ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस काल में जो है सिंचाई के माध्यमों का प्रयोग भी हमें स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी के रूप में दिखलाई देता है, क्योंकि सुदर्शन लेक का जो पुनर्निर्माण है वो लोकल गवर्नर के द्वारा जो है करवाया गया था। इस काल में हमें भूमि के अनेक प्रकारों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नीतिसार के अनुसार कैटल रेयरिंग, फार्मिंग एंड ट्रेड आर द 3 सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और वर्ता।
नीति सार के अनुसार जो है कैटल रेयरिंग, फार्मिंग और ट्रेड जो है वार्ता के प्रमुख अंग थे और जो कि वैश्यों के द्वारा संचालित किए जाने चाहिए, और राजा का एक कर्तव्य है कि वो वार्ता को बढ़ावा दे। गुप्तकालीन ग्रंथों एवं अभिलेखों से हमें भूमि के विभिन्न प्रकारों की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों का विवरण जो है उल्लिखित है। अभिलेखों में एक शब्द आया है, शब्दावली का प्रयोग हमें दिखलाई देता है जिसे क्षेत्र कहा गया है, और इसका जो अर्थ होता है इज क्षेत्र इज यूज्ड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वो क्षेत्र कहलाता था। एंड खिल जो है वो अनटिल्ड लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि जिसके ऊपर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है वो भूमि जो है खिल कहलाती थी। इसके अतिरिक्त हमें अभिलेखों में भूदान से संबंधित अनेकों तकनीकी शब्दों की भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। लैंड ग्रांट गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमें लैंड ग्रांट भी दिखलाई देता है, और गुप्तकालीन अभिलेखों से हमें 2 प्रकार के भूदान की सूचना प्राप्त होती है। पहला है निविधर्म और दूसरा है अपरद निविधर्म। निविधर्म जो है मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों को दी जाती थी या ब्राह्मणों को एवं अधिकारियों को दी जाती थी, और उसकी मृत्यु के पश्चात जो है राज्य उस भूमि को जो है वापस ले सकता था। ये इस प्रकार की भूमि जो है वो निविधर्म, इस प्रकार का दान जो है निविधर्म कहलाता था। अपरदा निविधर्म जो है वो मुख्य रूप से एक विभिन्न प्रकार का दूसरे प्रकार का दान था, जिसमें दानग्राही और उसके उत्तराधिकारियों के ऊपर जो है हमें भूमि के ऊपर जो है उसके उत्तराधिकारियों का भी अधिकार जो है दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त दामोदरपुर कॉपर प्लेट अभिलेख में हमें इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि जो दानग्राही हैं यानी कि डोनी हैं, यहाँ पर DONE हुआ है जो कि गलत है, DONEE होना चाहिए, डोनी। दानग्राही जो है बिना राज्य की परमिशन के दान में प्राप्त की गई वो ना ही बेच सकते थे, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते थे। इसकी सूचना हमें दामोदरपुर कॉपर प्लेट अभिलेख में होती है। इन 3 जगहों पे आप डोनी होगा, DONEE, डोनी, DONEE, यहाँ भी DONEE होगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण हमें विशेषता जो है दिखलाई देती है इस काल की, वो है इस काल में जो है हमें प्रिस्टली लैंडलॉर्ड यानी जमींदारी प्रथा के कुछ आरंभिक साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, और ये जमींदार जो है स्थानीय गांवों के ऊपर जो है एक तरीके से थोपे जा रहे थे। भूदान के भी हमें 2 विभिन्न प्रकार के वर्ग दिखलाई देते हैं। एक भूदान मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल इंडिया में हो रहा था, और दूसरा भूदान जो है बंगाल एवं बिहार के क्षेत्रों में हो रहा था, और इन दोनों में हमें कुछ बेसिक डिफरेंसेज यानी कि कुछ महत्वपूर्ण अंतर दिखलाई देते हैं। मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल इंडिया में हो रहा जो भूदान था वो मध्य प्रदेश में जो हो रहा भूदान था वो अधिकारियों को, ब्राह्मणों को एवं मंदिरों को कर की प्राप्ति के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी उनको प्राप्त हो गए थे, जबकि बंगाल में जो दान हो रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ
दानग्राही को यानी डोनी को टैक्स कलेक्ट करने का ही अधिकार प्राप्त दिया गया था। मंदिरों को, पुरोहितों को मंदिर एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और ये सभी के सभी तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जमींदारी प्रथा, फ्यूडलिज्म जो है इस काल तक आते आते एक अपने अ, स्वरूप को कर चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस काल गुप्तकालीन अभिलेखों से हमें इस काल के अनेकों ऐसे अधिकारियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल था आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में। सबसे महत्वपूर्ण जो एक अधिकारी है जिसका नाम है अग्रहारिक। अग्रहारिक, he was the he was in charge of the Department of Donation and Endowment। ये एक ऐसा अधिकारी था जो कि जिसका मुख्य कार्य जो है ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि का मेजरमेंट करना था। इसके अतिरिक्त विषयपति जो है के बारे में भी सूचना प्राप्त होती है और ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वो है सॉल्किक, ही वाज कस्टम ऑफिसर। चौथा महत्वपूर्ण अधिकारी था गोलमिक, ही वाज फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड पांचवा जो महत्वपूर्ण अधिकारी है वो है कर्निक, ही वाज द रजिस्ट्रार। एंड सार्थवा के बारे में भी गुप्तकालीन अभिलेखों में हमें अनेकों सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सार्थवा चीफ ऑफ द ट्रेडर्स, यानी जो व्यापारी होते थे उनका जो प्रमुख होता था वो सार्थवा कहलाता था। इस काल में एक नई शब्दावली के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है। प्रथम कायस्थ, द चीफ ऑफ द क्लर्कियल स्टाफ, यानी क्लरिकल कार्य करने वाले लोगों का जो प्रधान होता था वो प्रथम कायस्थ कहलाता था। इसके अतिरिक्त भंडाराधिकृत शब्द भी हमें प्राप्त होता है गुप्तकालीन अभिलेखों में, जो कि हेड होता था डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर एंड सप्लाई का। और जो एक और महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में सूचना प्राप्त होती है उसका नाम है अचपटलिक, ही वॉज द चीफ ऑफ आर्काइव, यानी अभिलेखागार का जो प्रमुख होता था वो अचपटलिक जो है कहलाता था। गुप्तकाल की नगरी अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों पर जो है कुछ विद्वानों ने जो है प्रश्न चिन्ह जो है उठाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है आर एस शर्मा एवं श्रीमाली तथा एस के मैकी। अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, भारत में नगरीकरण का जो चरम उत्कर्ष था वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तृतीय शती ईस्वी तक माना जाता है। और नगरीकरण में यानी कि नगरों में पतन जो है वो हमें 3rd सेंचुरी एडी के लास्ट फेज में एवं 4th सेंचुरी एडी के स्टार्टिंग में हमें दिखलाई देता है। तथा दूसरा जो पतन है हमें नगरों में वो 6th सेंचुरी एडी में हमें दिखलाई देता है। शर्मा का ऐसा मानना था कि गुप्त काल में नगरीकरण में हो रहे पतनों को हम पुरातात्विक साक्ष्यों की सहायता से भी देख सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अभिलेखीय साक्ष्यों में की ओर वो इशारा करते जिसमें कहते हैं कि अभिलेखों में हमें आर्टिजन एवं मर्चेंट्स के बारे में बहुत ही कम सूचनाएं हमें दिखलाई दे रही हैं। और इनका ऐसा मानना था कि नगरों के पतन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट का खत्म होना, यानी लंबी दूरी की जो व्यापारिक व्यापार थे उनमें कमी आना नगरों के पतन का मुख्य कारण वो मानते थे। कुछ इस प्रकार के सिमिलर जो है ओपिनियन जो है श्रीमाली के भी हैं, और वो ये कहते हैं कि डिक्लाइन इन ट्रेड एंड ट्रेडर्स एंड द इकोनॉमी के कारण जो है गुप्त काल में हमें नगरों में पतन दिखलाई देता है। और
आर एस शर्मा, श्रीमाली और एवं एस के मैती के विचारों को अथवा परिकल्पना को हम निम्नलिखित साक्ष्यों के आधार पर जो है चैलेंज कर सकते हैं। गुप्तकालीन ग्रंथों से हमें इस काल की नगरों और नगरों के निवासियों तथा अर्थव्यवस्था संबंधित अनेकों सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं एंड जिससे स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में जो नगर थे, अर्बन लाइफस्टाइल थी, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी और हमें कुछ ऐसे नए सिटीज अथवा नगरों के बारे में भी हमें सूचनाएं गुप्त काल में हमें प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त तमिल ग्रंथों में भी हमें इस बात के स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं कि दक्षिण भारत में जो है नगरीकरण अपनी प्रक्रिया में अनवरत चल रहा था और जिसकी पुष्टि शिल्प अधिकारम से भी होती है, जिसमें पुहार और मदुरई जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों से संबंधित अनेकों विवरण प्राप्त होते हैं तथा पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इस काल की आर्थिक गतिविधियों तथा नगरों से संबंधित अनेकों सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बसाड़, जिसे एंशिएंट वैशाली भी कहा जाता है, का उत्खनन सबसे महत्वपूर्ण है। वैशाली से उत्खनन से हमें सैकड़ों की संख्या में सील्स एवं सीलिंग्स की प्राप्ति होती है और इनके ऊपर हमें अभिलेख भी प्राप्त होते हैं और ज़्यादातर जो अभिलेख हैं सील्स हैं वो गुप्त काल के हैं और ये सभी हमें एक रूम यानी एक कक्ष से प्राप्त हुए हैं और संभवतः इस कक्ष का प्रयोग जो है अभिलेखागार के रूप में किया जा रहा था। वैशाली का सर्वप्रथम उत्खनन जो है ब्लॉक ने कराया था और ब्लॉक को यहाँ से 720 सील्स एंड सीलिंग्स प्राप्त हुए थे और 1100 से ज़्यादा सील्स के इम्प्रेशन प्राप्त हुए थे। इन मुहरों पर हमें अधिकारियों के नाम और उनके विभागों के नाम इत्यादि प्राप्त होते हैं, जैसे कि अधिकरण ऑफ द कुमारामात्य, अधिकरण विभाग अथवा डिपार्टमेंट को कहते हैं, युवराज, महाप्रतिहार, दंडपाशिक, दंड नायक इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारियों से संबंधित मोहरें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त जो है हमें कुलिक यानी आर्टिजन और मर्चेंट से संबंधित भी हमें सील्स की प्राप्ति होती है। उन सृष्टि जो बैंकर होते थे उनसे संबंधित भी हमें सेल्स मिले हैं और सार्थवाद से संबंधित सेल्स भी हमें प्राप्त हुए हैं। यानी वैशाली के पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इस काल में जो है गिल्ड्स अपनी मोहरों को जारी कर रहे थे और उनमें हमें पतन नहीं दिखलाई देता। इस काल में हम देखते हैं कि गिल्ड्स ज़्यादा पावरफुल एक संस्था के रूप में हमें दिखलाई दे रहे हैं और इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैशाली जो है इस काल में, गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था तथा उसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में भी एस्टैब्लिश हो चुका था और मर्चेंट्स बैंकर्स के सेल से ये स्पष्ट होता है कि ये एक महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो कि व्यापार को नियंत्रण कर रही थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड गिल्ड्स, अनेकों ऐसे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं जिनमें हमें आर्टिजन्स और गिल्ड्स से संबंधित सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं तथा वाकटक अभिलेखों में भी हमें शिल्पियों, व्यापारियों और उनके से संबंधित संस्थाओं के बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस काल का जो सबसे प्रमुख जो उद्योग के रूप में दिखलाई देता है वो मेटल वर्किंग इस काल की में चरम पर हमें दिखलाई देती है और कामसूत्र में जो है मेटल वर्किंग को 64 कलाओं में से एक कला माना गया है। अमरकोश में हमें मुख्य रूप से मेटल वर्किंग के सूची प्राप्त होती है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रास एंड लेड की से संबंधित उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों
पुरातात्विक स्थलों से हमें गुप्तकालीन आयरन ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। और दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो गुप्त काल की धात्विकी यानी कि मेटलर्जी की का एक जीता जागता नमूना हम मान सकते हैं। और इसे जो है रस्टलेस वंडर भी कहा जाता है, यानी ऐसा लोहा जिसमें कभी जंग नहीं लगता। इसके अतिरिक्त क्वाइन कास्टिंग, मेटल इनग्रेविंग, पॉटरी मेकिंग, टेराकोटा वर्क, वुड कार्विंग भी एक महत्वपूर्ण शिल्प के रूप में हमें दिखलाई देते हैं। तथा आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, स्टोन मैसन, स्कल्पचर्स भी महत्वपूर्ण, पेंटिंग भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में हमें दिखलाई देते हैं। अमरकोश में हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में यानी वस्त्र उद्योग के बारे में अनेकों सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, जिसमें वीवर्स, लूम, थ्रेड, कोरस एंड फाइन फैब्रिक्स के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और अजंता के चित्रों से हम इस काल की वस्त्र उद्योग से संबंधित विवरणों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मंदसौर अभिलेख में हमें पट्टवाय श्रेणी यानी जो सिल्क वीवर्स, गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स के संबंध में सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। और मंदसौर अभिलेख के 20वें पंक्ति में जो है सिल्क के वस्त्रों के लिए कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वुमेन काइंड though saturated with youth and complexion and decorated with golden necklace, beetle leaves and flower dressing, does not attain to transcendent beauty until she has put on a hair of silken garment। यानी कोई भी महिला तब तक जो है सुंदर नहीं दिखलाई दे सकती जब तक कि वो सिल्क के बने हुए वस्त्रों को धारण नहीं करती। ये दुनिया में अपनी तरीके का किसी भी उत्पाद के एडवर्टाइजमेंट का वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है माना जाता है। इसके अतिरिक्त इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में जो कि स्कंदगुप्त के काल में जारी किया गया था, गिल्ड ऑफ ऑयल मैन यानी कि तैलिक श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण, सूर्य मंदिर को दिए जाने वाले दान का उल्लेख प्राप्त होता है। इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि जो श्रेणियां थी या जो आर्टिजन्स थे, बिजनेसमैन थे, उनमें माइग्रेशन जो है एक कॉमन टेंडेंसी के रूप में जो है हमें दिखलाई दी थी, जो अपने व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट कर रहे थे। नारद एवं बृहस्पति स्मृति में जो है उनके श्रेणियों के हमें संगठन एवं क्रियाकलापों से संबंधित अनेकों सूचनाएं प्राप्त होते हैं। उनमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि श्रेणियों को अपने कानून बनाने का पूर्ण अधिकार था और ये श्रेणियां जो है अपनी सिक्कों को भी जारी कर सकती थी तथा व्यापारियों के लिए बिल्डिंग्स, हाउसेस, टेम्पल्स और गार्डन इत्यादि भी निर्माण करती थी। यानी इस काल तक आते आते हम ये देखते हैं कि श्रेणियां जो है अपनी समाज में जो है इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये विद्यालयों का निर्माण कर रहे थे, धर्मशालाओं का निर्माण कर रहे थे, अस्पतालों का निर्माण कर रहे थे और मंदिरों से का भी निर्माण ये कर रहे थे। यानी जो व्यापारी थे और व्यापारी की जो श्रेणियां थीं ये समाज को एक तरीके से नियंत्रित करने का, समाज की उन्नति में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखलाई देता है। इसके अतिरिक्त जो है श्रेणियां जो थीं वो स्थानीय प्रशासन के साथ भी इनका बहुत ही अच्छा तालमेल हमें दिखलाई देता है और स्थानीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ये दिखलाई देते हैं। मंदसौर अभिलेख में हमें ये स्पष्ट रूप से
पता चलता है कि जो श्रेणियां थी वो दान इत्यादि भी कर रही थी और बैंकिंग का कार्य भी ये श्रेणियां कर रही थी। नटसेल संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल तक आते आते जो श्रेणियां थी वो बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी और उनको यह अधिकार था, मोहरों को जारी करने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त हो चुका था। इसके अतिरिक्त वो सिक्के भी जारी कर सकती थी और इसके साथ ही साथ श्रेणियां अपने व्यापारियों एवं अपने शिल्पियों की सुरक्षा हेतु अपनी आर्मी भी रखती थी। गिल्ड्स आर्मी नोन एज श्रेणी बल, यानी जो श्रेणी होती थी, उनकी जो सेना होती थी, उसे श्रेणियों की सेना को श्रेणी बल कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में। और बृहस्पति स्मृति में ऐसा उल्लेख किया गया है कि अगर किसी श्रेणी का प्रमुख जो है किसी बात को प्रस्तावित करता है तो राजा को उसकी बात को मानना चाहिए। और नारद भी बृहस्पति स्मृति का समर्थन करते हुए दिख लेते हैं और ये श्रेणियों की स्वतंत्रता का एक तरीके से परिचायक के रूप में हमें दिखलाई देते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स गुप्त काल तक आते आते हमें व्यापार में अत्यधिक उन्नति दिखलाई देती है और ज्यादातर व्यापार लैंड और सी रूट के द्वारा किए जा रहे थे। इस काल में दो प्रमुख मार्गों के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है, एक था उत्तरापथ और दूसरा था दक्षिणापथ। उत्तरापथ ताम्रलिप्ति पाटलिपुत्र होते हुए तक्षशिला तक जाता था तथा जो दक्षिणापथ था ग्रेट साउदर्न रोड जिसे कहते हैं, वो श्रावस्ती से आरंभ होकर जो है आपका दक्षिणापथ जो है श्रावस्ती से आरंभ होकर जो है प्रतिष्ठान, जो कि वर्तमान में औरंगाबाद जिले में स्थित है, तक जो है जाता था। और वहां से एक अन्य मार्ग जो है प्रतिष्ठान से भृगुकच्छ बंदरगाह की ओर जाता था। फाहियान ने जो है अनेकों ऐसे मार्गों का विवरण दिया है जो कि चीन से होते हुए भारत की ओर आते थे, मुख्य रूप से खोतान, स्वात, तक्षशिला, पुरुषपुर होते हुए मथुरा तक आते थे। फाहियान के अनुसार तला बामयान जो है मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, बहुत ही व्यस्तम मार्गों में से एक माना जाता है और बामयान से एक मार्ग जो है बल्ख की ओर जाता था और बल्ख से एक व्यापारिक मार्ग जो है कैस्पियन सागर तक जो है जाता था। इसके अतिरिक्त फाहियान स्पष्ट करते हैं कि भारतीय व्यापारियों की अनेक बस्ती खासकर यारकंद, खोतान इत्यादि में जो है प्राप्त होती हैं, जो कि चीन जाने वाले व्यापारियों के लिए अनेकों सुविधाओं का इंतजाम करते थे। गुप्त काल में भी हमें भारत और रोम के बीच व्यापार के अनेकों विवरण प्राप्त होते हैं। एसके मैथ्यू के अनुसार गुप्त काल तक आते आते हमें व्यापार में हमें गिरावट दिखलाई देती है, स्पेशली भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार में जो है गिरावट दिखलाई देती है। और उनका ये जो विवरण है वो मंदसौर अभिलेख में प्राप्त सिल्क वेवर्स यानी पट्टवाय श्रेणी के आधार पर है। एसके मैथ्यू के अनुसार ये जो सिल्क वेवर्स थे ये लाट को छोड़कर दसपुर की ओर माइग्रेट हुए थे, जिससे स्पष्ट होता है कि इन सिल्क वेवर्स ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय को छोड़कर जो है दसपुर में नया व्यवसाय स्थापित किया था। किंतु एसके मैथ्यू की ये जो विचार है वो कल्पना ज्यादा लगती है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो सिल्क वेवर्स थे वो मंदसौर अभिलेख में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अधिक मात्रा में धन जो है सूर्य मंदिर के निर्माण में खर्च किया था और पुनः कुछ वर्षों के पश्चात वो अगेन उस मंदिर को रिपेयर करने के लिए भी धन को खर्च कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो व्यापारी थे, सिल्क वेवर्स थे, ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे और अपने अर्निंग यानी अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा ये धार्मिक क्रियाकलापों में ये खर्च कर रहे थे। इसके अतिरिक्त
408 ईस्वी में यानी 408 ईडी में हुनों के द्वारा जब रोम के ऊपर अटैक किया गया और पूरे रोम साम्राज्य को जब वो सीज करते थे, हुण जो है सीज करते हैं, तो पेनाल्टी के रूप में रोम शासकों ने उन्हें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च तथा दिया था। और ये दोनों वस्तुएं रोम रोम तक भारत से व्यापार से ये पहुंची थी। इसके अतिरिक्त बैजेंटाइन मेडिकल ट्रीटीज में हमें भारतीय मसालों से संबंधित अनेकों विवरण प्राप्त होते हैं। सॉरी, यहाँ पर इंपोर्टेड होगा। जस्टिनियन अपने लॉ डाइजेस्ट में जो है उल्लेख करते हैं कि भारतीय वस्तुओं की एक लंबी सूची जो है हमें रोम में प्राप्त होती है। और भारत जो है रोम को मुख्य रूप से लग्जरियस आइटम, फाइन क्लॉथ्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, सैंडल, परफ्यूम्स, स्पाइसेज इत्यादि जो है एक्सपोर्ट कर रहा होता है। इसके बदले में रोम से भारतीयों को जो है गोल्ड क्वाइंस की प्राप्ति होती है और भारत में अनेकों तत्कालीन रोमन शासकों के सिक्कों की प्राप्ति हुई है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत और रोम के बीच इस समय व्यापार अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा था। इवन तमिल और पांड्य शासकों ने अनेकों रोमन नागरिकों को अपनी सेना में भी शामिल किया हुआ था। और 530 ईस्वी के आसपास किसी दक्षिण भारतीय शासक ने जो है रोमन सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था। इसके अतिरिक्त श्रीलंका के साथ भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क हमें दिखलाई देते हैं। और कॉस्मस के अनुसार जो है भारत से श्रीलंका को जो है सैंडल्स, वुड, परफ्यूम, स्पाइसेज, आइवरी ऑब्जेक्ट वगैरह जो है भेजे जाते थे और यहाँ से ये सभी वस्तुएं जो है पश्चिमी देशों को जो है एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसके अतिरिक्त जो भारत जो है सिल्क का आयात जो है चीन से करता था और दक्षिण भारत में चाइनीज सिल्क को चीनांशुक कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त भारत जो है पर्सिया और अरेबिया से हॉर्सेज भी इंपोर्ट कर रहा था। ईरान को मुख्य रूप से वुलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सॉल, फाइन क्लॉथ, स्पाइसेज, प्रीशियस स्टोन, सिल्वर इत्यादि जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। और हमजा के अनुसार भारतीय जो जहाज हैं वो पर्सिया के फारसी खाड़ी में जो है स्थित हीर बंदरगाह पर जो है फ्रिक्वेंटली लोडेड गुड्स के साथ जो है पहुंचते थे। और गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषता हमें दिखलाई देती है उसमें है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो है भारत का व्यापार इस काल में चरम पर दिखलाई देता है। और तकोल जो कि इम्पोर्टेंट पोर्ट इन मलेशिया, एक तकोल जो कि मलेशिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था, वहाँ से संपूर्ण दक्षिण एशिया में लैंड एवं सी रूट के द्वारा जो है भारतीय वस्तुओं की निर्यात जो है किया जा रहा था। जावा जो है भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार में ट्रेड लिंक का कार्य कर रहा था। और फायान भी ताम्रलिप्ति से श्रीलंका, श्रीलंका से जावा, जावा होते हुए वो चीन वापस जो है गए थे। तमिल भाषा में हमें कलिंगम शब्द जो है कपड़ों के लिए प्राप्त होता है और यह एक स्थापित तथ्य है कि गुप्त काल में कलिंग जो है वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। और यहाँ
कलिंग में बने हुए जो कपड़े होते थे मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को उनका निर्यात किया जाता था। और गुप्त काल तक आते थे भारत में वस्त्र उद्योग में हमें अत्यधिक जो है हमें विकास दिखलाई देता है और भारत में फाइन क्वालिटी के कपड़ों की बनाने की एक परंपरा हमें दिखलाई देती है और जिसका रिप्रेजेंटेशन हमें तत्कालीन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स यानी उस काल के चित्रों एवं मूर्तियों में भी दिखलाई देता है। सारनाथ में स्थित प्रीचिंग बुद्ध की प्रतिमा में हम उस काल के वस्तु महीन वस्तु के फाइन क्लॉथ्स के रिप्रेजेंटेशन को हम आसानी से इवन कालिदास ने भी इस प्रकार के फाइन क्लॉथ्स का विवरण अपने अनेकों ग्रंथों में किया है। इन दोनों मूर्तियों में आप ये देख सकते हैं दोनों की दोनों मूर्तियां जो है सारनाथ में निर्मित हैं और इनमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फाइन वस्त्रों को जो है बुद्ध को जो है वस्त्रों को पहनाया गया है। वस्त्रों को सिर्फ आप उनमें जो फोल्ड हैं नेक पे जो बनने वाले जो फोल्ड हैं और हाथों के पास जो पड़ने वाले फोल्ड है उनसे सिर्फ आप पहचान सकते हैं। और यहाँ भी आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के फोल्ड जो है नेक के नीचे बन रहे हैं और यहाँ पे हाथों के पास जो बन रहे हैं, यानी शरीर और कपड़े के बीच जो अंतर है वो हमें समाप्त होता हुआ दिखलाई देता। इसके अतिरिक्त भारत का जो व्यापार था मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा था और भारतीय ग्रंथों में दक्षिण एशिया के लिए सुवर्ण भूमि शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बर्मा, फूनान, कंबोज, चंपा, मलेशिया जो है महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक केंद्र थे जिनके साथ भारत का व्यापार होता था। विस्तार से आप यहाँ पर उसे पढ़ सकते हैं कि इनका क्या मत था। इसके अतिरिक्त जावा, बोर्नियो, बाली, श्रीलंका भी महत्वपूर्ण जो है केंद्र के रूप में हमें दिखलाई देते हैं। भारत का सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के साथ भी भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार था और अनेकों भारतीय व्यापारियों की बस्तियां जो हैं कास्कर, कोकुल, यारकंद, खोतान और कारा शहर में स्थापित थी। और गुप्त काल में जो है सेंट्रल एशिया बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र के रूप में हमें दिखलाई देता था। इवन हमें ऐसे अनेकों सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि चीन में जो है अनेकों बौद्ध विद्वान जो है गुप्त काल में चीन में गए और वहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस मैप में आप उन प्रमुख बंदरगाहों को देख सकते हैं जिनके माध्यम से ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं, समुद्री बंदरगाह हैं, जिनके माध्यम से जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो है व्यापार अपने चरम पे था और इन्हीं मार्गों से होते हुए चीन के भारतीय व्यापारी अपने सामान को लेकर जा रहे थे। महत्वपूर्ण बंदरगाहों की बात करें तो इस काल के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है ताम्रलिप्ति और जो कि पूर्वी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था जहां से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार चरम पर था, और भृगुकट जो कि पश्चिमी समुद्र तट का बंदरगाह है। इसके अतिरिक्त सुपारक, कल्याण, कोट्टायम, मुजरिस, कावेरी पत्तन, कोरकई, सतीपुर, मदुरई एवं दंतपु महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। उड़ीसा में हमें अनेकों बंदरगाहों के बारे में सूचना प्राप्त होती है जिनसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो है व्यापार हो रहा था। ए.के. कुमार स्वामी के अनुसार गुप्त काल जो है इंडियन शिप बिल्डिंग यानी का के लिए ग्रेट एरा माना गया है, यानी कि भारतीय नौ परिवहन के दृष्टिकोण से गुप्त काल जो है सबसे महानतम युगों में से एक माना गया है। विदेशी व्यापारियों के लिए भारतीय तटों पर रहने के लिए अनेकों रेजिडेंशियल क्वार्टर भी बनाए जाते थे और जो बड़े व्यापार थे वो मुख्य रूप से गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में
के द्वारा किए जा रहा था और गोल्ड कॉइन्स को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था। फायर ने कौड़ी का प्रयोग की भी चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में की है। कौड़ी का प्रयोग जो है मुख्य रूप से स्मॉल एवं चिप यानी सस्ते और छोटे आकार की वस्तु के क्रय विक्रय के लिए जो है कौड़ी का प्रयोग किया जा रहा था। जिस प्रकार से ब्रिटिश काल में जो है पाई जैसे छोटे सिक्कों का प्रयोग हो रहा था। इस मैप में आप जो है पश्चिमी तट के द्वारा पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट के द्वारा पश्चिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार को नीले लाइन की सहायता से देख सकते हैं और भारत के पूर्वी तटों से होने वाले व्यापार का मुख्य रूप से जो पश्चिमी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। लैंड रूट को जो है रेड लाइन से दर्शाया गया है, किस प्रकार से लैंड रूट से चीन से चलकर व्यापारी सीधे यूरोप तक जो है इजिप्ट के सारे यूरोप तक जो है वो अपने व्यापारिक वस्तु को जो है लेकर जा रहे थे। और लास्ट में आप गुप्त काल की जो आर्थिक प्रगति थी उसका रिप्रेजेंटेशन हमें अजंता की गुफाओं में दिखलाई देता है और उनके चित्रों में भी दिखलाई देता है। और जो अजंता में बनी मूर्तियां हैं उनमें उस काल की वस्त्रों, आभूषणों एवं सौंदर्य को आसानी से हम देख सकते हैं। और इस इमेज में हम बोधिसत्व पद्मपाणि को देख सकते हैं और यहाँ पर एक भारतीय राजकुमारी का अंकन है जिसमें उसका हेयर स्टाइल, उसके ऑर्नामेंटेशन, उसके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ही खूबसूरती से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।